गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है महाकवि कालिदास। स्टैंडर्ड 9 एंड सब्जेक्ट हिंदी। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर में से एक है। हमें अपने भारतीय संस्कृति और भारत के महापुरुष कवि विद्वानों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। दो लोगों के बीच में जब हम खड़े हो तो हमें पता चलना चाहिए कि हमारा भारत देश, हमारे महापुरुष, हमारे कवि कितने ज्ञानी थे और किस तरह से वो अपने जीवन के अंदर आगे आए। कहते हैं ना, निष्फलता ही सफलता की चाबी होती है। तो आज क्या है निष्फलता एंड कौन सी है सफलता, इसके बारे में जानेंगे महाकवि कालिदास जी के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लेखक महोदय के बारे में। लेखक जी का नाम है नरपत बारहट जी, जिसको हड़वे के नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। एमए बीएड की उपाधि प्राप्त की। राजस्थानी संस्कृत के अंदर वो हमेशा एक शोध करता रहे। उसने अपने जीवन के अंदर करीबन 60 जितने महापुरुषों के ऊपर जीवन चरित्र लिखा। हाँ जी, 60। और यहाँ पर जो आपको फोटोग्राफ दिख रहा है, ये उसी की ही बुक्स का फोटोग्राफ है। और प्रस्तुत जो हमारा आज का पाठ है, महाकवि कालिदास, वो भी नरपत बारहट जी ने ही लिखा है एंड उसकी ही ये पवित्र और प्रसिद्ध रचना है। तो देखते हैं क्या कहते हैं कि एक बुद्धू, एक मूर्ख व्यक्ति किस तरह से मौका मिला एंड वो आगे चलकर एक हीरा बन गया। तो देखते हैं महाकवि कालिदास के बारे में। ऐसा माना जाता है कि कालिदास जो है वो संस्कृत के अंदर सबसे बेहतरीन कवि में से एक है। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में तो कुछ नहीं लिखा है, पर हाँ, हर्षचरित नाम की जो बुक है उसको लिखने वाले कौन थे? बाण भट्ट जी, है ना। तो बाण भट्ट जी ने अपनी किताब हर्षचरित के अंदर कालिदास जी के बारे में बहुत सी बार उल्लेख किया है, उसके बारे में लिखा है। और इससे हमें ये जरूर पता चलता है कि कालिदास जी बाण से जरूर पहले हो गए होंगे, यानी पहले कालिदास जी हुए और फिर बाण हुए। और एक स्थान पर स्वयं कालिदास जी ने ही खुद अपने अभिभावक यानी पेरेंट्स वाली के रूप के अंदर महान राजा विक्रमादित्य का उल्लेख किया है। वह कौन सा विक्रम है ये तो हमें पूरी तरह से पता नहीं है, पर हाँ, वो जरूर राजा विक्रमादित्य ही होने चाहिए। और राजा भोज के ये समकालीन मानकर उसकी काफी सारी कथाओं के नायक भी उसको बताए गए हैं। विभिन्न भाषाओं में, पहेलियों में, लोक कथा के विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का उसका वर्णन मिलता है। और इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि जिसने विक्रम संवत शुरू किया, ऐसे महान राजा विक्रमादित्य के समय पर महान कवि कालिदास हो गए होंगे, है ना। अब थोड़ा सा जानकारी लेते हैं उसके जन्म के बारे में। कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईसा तथा निधन यानी कि अवसान 445 ईसा में मानते हैं। महान कवि कालिदास के जन्म के स्थान के बारे में भी ठीक ठीक पता नहीं है, पर हाँ, कुछ विद्वानों ने उसका जन्म स्थान उज्जैनी, जिसको आज हम द सिटी ऑफ महाकाल उज्जैन के नाम से जानते हैं, है ना, जो सही भी लगता है। क्योंकि हमारे महान कवि कालिदास ने उसकी एक रचना है, रचना का नाम है मेघदूतम। उसके अंदर स्वयं कवि ने अपनी बुक में लिखा है कि उज्जैनी एक सही में दर्शनीय स्थल है। उसके रास्ते लंबे और चौड़े हुआ करते थे एंड उसी रास्तों के ओर से, हे बादल, तुम मेरा ये संदेश लेके जाना। ऐसा बादल को एक मैसेंजर यानी पोस्टमैन की तरह भी उसने बताया है। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि शायद तक उसका रहने का, जन्म का स्थान शायद कालिदास जी का उज्जैन ही रहा होगा। उज्जैनी में उन दिनों में राजा विक्रमादित्य का राज हुआ करता था। अच्छा बच्चों, खास याद रखिए, ये जो पैराग्राफ है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि विक्रमादित्य कैसे राजा थे। देखो, हम चैप्टर तो पढ़ रहे हैं कालिदास जी के बारे में, पर राजा विक्रमादित्य का भी बहुत सारी बात इसमें लिखी है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। क्या बताया गया है कि राजा विक्रमादित्य के राज्य के अंदर प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। नंबर वन, उस समय के अंदर साहित्य और कला, साहित्य का मतलब होता है लिटरेचर एंड कला यानी कि आर्ट,
उसकी सबसे ज्यादा उन्नति यानी कि प्रोग्रेस चरम सीमा पे पहुंच चुकी थी, यानी सबसे ज्यादा उसको बढ़ावा मिला था। विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत भी शुरुआत किया था, ये हो गया नंबर 3। एंड उस राजा ने यानी कि राजा विक्रमादित्य ने सोने के बड़े बड़े खूबसूरत से सिक्के भी चलवाए थे। उसके राज्यकाल में ठीक ठाक पता चलता है कि विक्रमादित्य के शासन के अंदर भारत देश का वैभव यानी प्रोग्रेस सबसे ज्यादा हुआ करता था, क्योंकि उस समय राजा विक्रमादित्य भी खुद संस्कृत भाषा जानते थे, संस्कृत और साहित्य के अच्छे जानकार थे। एंड वही कारण है कि उसने साहित्य और कला की उन्नति करवाई। एंड जितने भी कवि साहित्यकार वैज्ञानिककार हुए, उसको उसने बढ़ावा दिया। और वही कारण है कि कवि साहित्यकार और वैज्ञानिक उस युग के अंदर सबसे ज्यादा उत्पन्न हुए हो, ऐसा भी माना जाता है। तो ये थे जानकारी हमारे विक्रमादित्य राजा के बारे में। तो आप इसके अंदर से 4 पॉइंट पॉइंट अच्छी तरह से लर्न करिएगा, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। उज्जैन में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज तो था ही। एंड वहां पर जीवन के अंदर सबसे बुद्धू माने जाने वाले महान कवि कालिदास विक्रमादित्य जो राजा है, उसके जो सर्वश्रेष्ठ 9 रत्न थे, 9 रत्न यानी कि अच्छे अच्छे 9 लोग। तो 9 रत्न में से एक हमारे महान कवि कालिदास हुआ करते थे, यानी कालिदास के अलावा और 8 भी 9 रत्न में से एक माने जाते थे। अच्छा, अब बात करेंगे कालिदास के विषय के बारे में, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि कालिदास जी जब युवावस्था में थे, तो वो बहुत ही निरक्षर थे। पढ़ने का तो शौक था, पर पढ़ नहीं पाते थे, याद नहीं रह पाता था, है ना। कोशिश बहुत करते थे। तो जिस डाल पे बैठते थे वो उसी को ही काटते थे। निरक्षर होने के कारण से इतने विद्वान और महाकवि कैसे बने, चलो तो जानते हैं एक बड़ी ही विचित्र पर बहुत ही रोचक यानी इंटरेस्टिंग कहानी, जो कि है कालिदास जी के बारे में, ठीक है। तो शुरू करते हैं ये कहानी। कहानी क्या है कि एक राजा हुआ करते थे। राजा जी का नाम था शारदानंद राजा। उसकी एक प्यारी सी रानी थी। एंड राजा रानी की एक प्यारी सी बेटी थी, जिसका नाम था विद्योत्मा जी, है ना। तो विद्या में उत्तम, विद्या का मतलब क्या होता है, एजुकेशन। एंड उत्तम मतलब बेस्ट। जो एजुकेशन में बेस्ट थी, ऐसी विद्योत्मा बहुत ही गुणवती थी और विद्वान थी, साथ में सुंदर एंड रूपवती भी थी। अब उसके रूप गुण और ज्ञान की प्रशंसा तो दूर दूर के देशों तक फैली थी। एंड विद्योत्मा अपने रूप गुण और ज्ञान के कारण से थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा ही घमंडी थी। तो क्या हुआ कि जब विद्योत्मा जी शादी के लिए यानी विवाह के योग्य बन गई, तो उसने अपनी एक घोषणा, एक अनाउंसमेंट किया कि जो भी मुझे शास्त्रार्थ में यानी मेरे साथ उसको डिबेट्स करना पड़ेगा, एंड जो भी मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा, मैं उसके साथ शादी करूंगी। उसकी इस घोषणा सुनकर बहुत सारे अड़ोस पड़ोस देश के कितने सारे नौजवान लोग उसके साथ शादी करने के लिए आ गए। वहां के विद्वान जो है, वो पंडित और सब विद्योत्मा से शास्त्रार्थ करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन विद्वान पंडित बड़ी ही ग्लानि दुख के साथ हार के चले जाते थे। अब सारे के सारे पंडित लोगों ने ये फाइनल किया कि हम इसका बदला लेंगे। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर यह तय किया कि विद्योत्मा का विवाह कोई एक मूर्ख व्यक्ति से करवा देंगे, तो ही उसका घमंड टूट जाएगा और वो अपने अपमान का बदला ले सकेंगे। इसलिए उन्होंने एक मूर्ख व्यक्ति की तलाश करना शुरू कर दिया। एन संयोग ऐसा हुआ कि एक दिन ऐसा ही मूर्ख मिल गया, जो कि ये हमारे कालिदास जी थे। आप देख सकते हो, देखने में बहुत ही सुंदर, एंड अगर कपड़े पहना दिए तो और भी सुंदर, है ना। तो ये युवक मिल गया, जो कि कैसे थे कि जिस डाली पे बैठते थे उसी डाली को काटते थे। इसके कारण से लगा इससे बड़ा तो मूर्ख में मिल ही नहीं सकता है। वो पेड़ की जिस डाल पे बैठते थे उसको काटते थे। ले पंडितों ने विद्वानों ने लगा कि इससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। इसलिए पंडित ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझा कर कहा कि देख भाई, हम तुम्हारी शादी एक सुंदर राजकुमारी से करवा देंगे, ठीक है।
और उसको लालच दी, उसके साथ-साथ चलने के लिए कहा कि चलो तुम हमारे साथ और हम तुम्हारी शादी एक सुंदर राजकुमारी से करेंगे। अब अच्छी सुंदर राजकुमारी मिल जाए तो फिर कौन नहीं ललचाएगा। पंडितों ने उस मूर्ख युवक से बहुत अच्छी तरह से समझा दिया और कहा कि देखो तुम्हें सुंदर राजकुमारी से शादी करनी है तो क्या, तो तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, तुम्हें गूंगा बनना रहना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा विवाह नहीं होगा। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हो गया। उसने बोला इससे बड़ी क्या चीज होती है, चलो मैं गूंगा तो गूंगा ही सही। उन्होंने पंडितों की बात मान ली और उसके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित लोग, विद्वान लोग उसको विद्योत जी के पास ले गए, जहां पर शास्त्रार्थ के लिए उन्हें तैयार करवा दिया गया। अब देखो क्या होता है। राजकुमारी विद्योत्मा ने इस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने कहा कि देखो ये हमारे गुरु है और ये बहुत ही बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, शास्त्रों के तो बड़े जानकार हैं। आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन एक परेशानी है। तो कि क्या? आजकल इन लोग, इस हमारे जो गुरु महोदय है उसका मौन व्रत है, इसलिए वो संकेत से बात कर सकते हैं। तो आप संकेत में कोई प्रश्न पूछोगे, शास्त्रार्थ करोगे तो जरूर जवाब दे देंगे। विद्योत्मा पंडितों की इस छल कपट को समझ नहीं पाई। उसने बोला ठीक है, चलो ऐसा तो ऐसा ही सही। शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो जाती है और उसने उस युवक को एक उंगली दिखाई और बताया कि बताओ इसका मतलब क्या है। क्योंकि विद्योत्मा जी तो ये पूछना चाहती है कि एक उंगली मतलब ईश्वर एक है, इस तरह से बताना चाहते थे। परंतु मूर्ख युवक को कुछ समझ में आया नहीं। उसको तो ये लगा कि ये एक उंगली से मेरी आंख फोड़ देना चाहती है। तो उसने अपनी दो उंगलियां बताई और बताई कि तुम अगर मेरी एक उंगली से आंख फोड़ दोगे तो मैं अपनी दोनों उंगली से तुम्हारी दोनों आंख फोड़ दूंगा। अब पंडित जो थे, ज्ञानी बैठे बैठे थे, उन लोगों ने इसका कुछ अलग ही अर्थ निकाला और विद्योत्मात को समझाते हुए कहा कि हमारे यानी आपके प्रश्न का उत्तर हमारे गुरु महोदय कहते हैं कि ईश्वर एक है, पर हाँ जीव भी तो है। ईश्वर का अस्तित्व तब जब जीव हो, तो ईश्वर एक, जीव दूसरा, इस तरह से दो मतलब यानी दो उंगली बताई है। और विद्युत्मा जी को बहुत ही इजीली इसका आंसर मिला। इस बार विद्योत्मा को लगा कुछ हार्ड क्वेश्चन पूछना चाहिए, तो विद्योत्मा जी ने अपनी 5 उंगलियां दिखाई और बताया ये 5 उंगली मतलब पंच तत्व है, अलग अलग आकाश धरती है ना, पानी वो सब। इस मूर्ख को कुछ समझ में नहीं आया, उसको लगा कि ये मुझे थप्पड़ मारना चाहती है, तमाचा मारना चाहती है, इसका संकेत कर रही है। इसलिए उसने मुट्ठी बांधकर उसको बताया कि मैं तुम्हें घूंसा मार दूंगा, अगर तुम मुझे तमाचा मारेगी तो मैं तुम्हें घूंसा मारूंगा। पंडितों ने इस बार भी विद्योत्मा का इस संकेत का अर्थ कुछ अलग ही बताया और कहा कि आप 5 उंगलियों के द्वारा 5 तत्व का संकेत कर रहे हो, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है 5 तत्वों से मिलकर ही हमारी सृष्टि, पृथ्वी, प्रकृति बनती है, निर्माण होता है। इसलिए अलग अलग नहीं, सब साथ में मिलकर ही होता है। इस तरह से इस शास्त्रार्थ के अंदर हमारे मूर्ख युवक यानी कि कालिदास जी जो है वो जीत जाते हैं एंड विद्योत्मा जी हार जाते हैं। आखिरकार विद्योत्मा जी को हमारे महान कवि कालिदास पर उस समय पे थे मूर्ख, उसके साथ विवाह करना पड़ा। धाम धूम से पंडितों ने उसके साथ विवाह करवा दिया। पर एक दिन क्या हुआ कि एक ऊंट जो है वो दूर से जा रहा था एंड उसको देखकर हमारे मूर्ख युवक जो अपना मौन व्रत भूल गए और उस ऊंट को देखकर बोले उटरू 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 उटरू। अब इसको सही तरह से प्रोनाउंसिएशन भी करनी नहीं आती है, तो क्या ये मूर्ख है? इस बात को जानने के लिए विद्योत्मा जी ने क्या किया, कैसा किया, ये चैप्टर हमारा अधूरा है। सेकंड पार्ट आएगा, उसके अंदर सारी डिटेल देखेंगे कि आखिरकार महाकवि कालिदास मूर्ख में से कैसे महान बने। क्या निष्फलता सफलता की चाबी होती है? हाँ, होती है। जरूर देखिएगा अगले पार्ट के अंदर। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।